मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते चैनल करियर प्रोफेसर बी आर सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। और आज हम लोग बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक नंबर 2 पर, जो एसएससी जीडी स्पेशल ये बैच में लेकर आया हूं आपके लिए। ये बैच इसलिए खास है क्योंकि करियर प्लस टीम ने इस बैच को पूरे मनोयोग से और पूरी मेहनत से तैयार किया आपके लिए। आज मैं टॉपिक नंबर 2 पर चर्चा कर रहा हूं, इतिहास के पन्नों से। तो मैंने कल आपको एक टॉपिक पढ़ा दिया है, भारत और उसके पड़ोसी देश। मैं पीछे बता चुका हूं पिछले वीडियो में कि भारत और पड़ोसी देश से उसकी राजधानी, मुद्रा, धर्म और आधिकारिक भाषा जैसे विभिन्न पहलुओं से, इसके अलावा जो सीमा रेखा किसको स्पर्श करती है, छूती हैं, वहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। आज मैं टॉपिक नंबर 2 पर चर्चा कर रहा हूं। इस वीडियो पर लगातार बने रहेंगे। मैंने दिखाया है ये करियर बैच है, यानी कि ये आपके करियर को ये आगे पहुंचाने वाला, ये करियर बनाने वाला, आपकी मंजिल को दिलाने वाला बैच है। और मैं आपको आपके चहेते ये इस प्राचीन भारत के इतिहास में पार्ट 1 में बात कर रहा हूं। आज आपके इतिहास से मैंने इसको उठाया है और इस चहेते प्लेटफॉर्म पढ़ाई की पंचायत पर यहां मेरा टॉपिक नंबर 2 चल रहा है आपसे। कल मैं टॉपिक नंबर 1 पर पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। आज मैं आपसे इतिहास में बात करूंगा, प्राचीन भारत के इतिहास पर, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पर बात करूंगा। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी प्राचीन भारत का इतिहास, पहले पार्ट पर चर्चा कर रहा हूं वहां पर। और इस क्रम में मैं बताऊंगा आपको यहां पर जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए बात है इसी पढ़ाई की पंचायत में, कि आखिर इतिहास में पढ़ना क्या है और इतिहास में क्या क्या पार्ट हमारे एग्जाम में आते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म की जो विशेषता यही है, सबसे पहले सिलेबस और फिर उसके बाद स्ट्रेटजी। हमें पहले आपके सिलेबस पता होना चाहिए कि आखिर मेरा यहां से क्वेश्चन आने वाला क्या है और कैसे हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको बिल्कुल सटीक और संक्षिप्त अंदाज में बताऊंगा, क्योंकि ये क्लास एग्जाम वाली क्लास है, विस्तार वाली क्लास नहीं है, ये एग्जाम वाली क्लास है। इसलिए मैं यहाँ पे बताऊंगा आपसे कि पढ़ाई की पंचायत में किन किन पहलुओं पर चर्चा करनी है और कैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब यहाँ बनता है, लाइक भी बनता है। और मैं यहाँ बताऊंगा आपको ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, इतिहास अब हमारा यहाँ पर है इतिहास। तो इतिहास को हम लोग यहाँ से, मैंने पीछे बताया, इतिहास का मतलब ही होता है अतीत की गुजरी हुई घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास है। विस्तार में नहीं जाऊंगा, टू द पॉइंट पे आऊंगा, फिर विस्तार से एक अन्य क्लास में चर्चा करूंगा। फिलहाल यहाँ पर इतिहास के पन्नों में वहां चर्चा करेंगे। इतिहास के 3 चरण है हमारे पास यहाँ पर, और 3 चरण कौन कौन से? पहले चरण हमारे पास यहाँ प्राचीन भारत का इतिहास, ये प्राचीन भारत का इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यहां बात करेंगे आपसे एक विषय पर, प्राचीन भारत का इतिहास, यहां बात करनी है, ये पहला पार्ट है हमारा। इसके अलावा यहां बात करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये जाएगा आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास, यहां जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास पर, आधुनिक भारत के इतिहास पर, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास, यहां बात करेंगे। ये 3 भागों में, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। इसके अलावा एक पार्ट और है, मॉडर्न वर्ल्ड यानी विश्व इतिहास, वहां भी बात करेंगे, लेकिन वो आपको मैं अंत में बताऊंगा, क्योंकि वहां से जो क्वेश्चन आता है मॉडर्न वर्ल्ड से, वो क्वेश्चन इस पढ़ाई की पंचायत के अंतर्गत जो बुक से मैं लेकर आया हूं, वो प्रथम विश्व युद्ध से, द्वितीय विश्व युद्ध से, शीत युद्ध से, कोल्ड वॉर कहते हैं हम लोग उसको। इसके अलावा पुनर्जागरण से क्वेश्चन वहां से आता है, धर्म सुधार आंदोलन से क्वेश्चन आता है, और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है उसका इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और 5 क्रांतियां, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकन क्रांति, चीनी क्रांति, रूसी क्रांति और इंग्लैंड की क्रांति, वहां से क्वेश्चन आता है। इस पढ़ाई की पंचायत में आज से मैं जो शुरुआत करने वाला हूं आपके लिए, वो मैं टॉपिक आपके लिए मैं स्टार्ट करूंगा आपसे। ये जो प्राचीन भारत है हमारा, जो एंशिएंट हिस्ट्री है, वहां से बात करूंगा। जैसा कि आपको ये सामने ये कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, इन चित्रों को मैं आपको इसलिए लेकर आया हूं ताकि इनके माध्यम से सरल और सटीक अंदाज में ये बता सकूं कि आखिर इतिहास के पन्नों की शुरुआत होती कहां से। तो आप लोग देखेंगे यहां पर जो इतिहास है हमारा, वो इतिहास के 3 खास चरण है हमारे पास। आपके एक चरण है हमारे पास प्राक ऐतिहासिक काल। कौन सा है? प्राक ऐतिहासिक काल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। प्राक ऐतिहासिक काल है एक पार्ट हमारे पास, ये रहा यहाँ पे। दूसरा पार्ट है हमारे पास आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ये आपके मस्तिष्क में आना चाहिए यहां से, आद्य ऐतिहासिक काल, ये दूसरा पार्ट है। और इसका तीसरा चरण है ऐतिहासिक काल। ये 3 पार्ट अलग अलग मैंने आपको यहां पर लिखकर बताए। आप सभी लोग अपनी नोटबुक लेके बैठेंगे, ऐतिहासिक काल बिना नोटबुक और पेन के नहीं बैठेंगे, ताकि इन बातों को नोट डाउन करते चले। प्री हिस्टोरिक एरा, प्रोटो हिस्टोरिक एरा और हिस्टोरिक एरा, या कह लीजिए प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज, ये 3 चरण बताए मैंने आपको।
इतिहास के इन तीनों कालों में आपको कुछ करना नहीं है, बहुत संक्षिप्त अंदाज में जो मानव, जो प्रारंभ काल का मानव है दिखाई दे रहा है, यहाँ चित्राक्षर कुछ आकृतियां दिखाई दे रही हैं आपको। इन सबको दिखाने का उद्देश्य यही है कि प्राचीन काल का जो चरण है हमारा, प्राचीन इतिहास का चरण है, मैंने कहा हम प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे और आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ना कि विस्तार के दृष्टिकोण से। ज्ञान के लिए नहीं पढ़ रहे हैं हम, एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए पढ़ रहे हैं। प्राक ऐतिहासिक का जो मतलब है यहाँ पर वो सीधा सा बहुत सरल अंदाज में, यानी इस काल की जानकारी हमें मिली है प्राक काल की, उसकी जानकारी के लिए हमारे पास केवल कुछ पाषाण उपकरण है, केवल कुछ पाषाण उपकरण है जिनके आधार पर हमें इस काल की कुछ जानकारी प्राप्त होती है, केवल पाषाण उपकरणों के आधार पर। यहां देखेंगे आप लोग, इसको नोट डाउन कर लेंगे, पाषाण उपकरणों के आधार पर हमें इसकी काल की जानकारी होती है। यहां से किसी भी प्रकार का कोई साहित्यिक स्रोत नहीं मिला है हमें, आपके कोई साहित्यिक स्रोत प्राप्त नहीं हुआ यहां से। ये वाला मैंने आपको 2 बार बताया, यहां पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हमारे एग्जाम में, जो पाषाण उपकरणों से इस काल की जानकारी मिलती है, लेकिन कोई साहित्यिक लिटरेचर का कोई स्रोत नहीं मिला है ताकि हम बता सकें कि प्राक ऐतिहासिक काल के लोगों का जीवनचर्या कैसी रही होगी। जो आपका आद्य ऐतिहासिक काल है, इस काल का प्रोटोहिस्टोरिक काल में हमें यहाँ पर पाषाण उपकरण मिले बहुत सारे, यहाँ भी मिले पाषाण उपकरण बहुत अलग अलग क्रम में, मैं आपको दिखाऊंगा अभी अभी आपके। इसके अलावा यहां से लिपि, एक अच्छी लिपि मिली है यहां से, और साहित्यिक साक्ष्य भी मिले हैं, साहित्यिक साक्ष्य भी मिले हैं। ये बड़ा आपके लिए महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे, साहित्यिक साक्ष्य भी मिले यहां से, साहित्यिक साक्ष्य यानी प्रमाण भी मिले हैं, प्रमाण भी मिले यहां से, ये भी मिला है, उपकरण भी मिले हैं दोनों, लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं गया है, इन्हें पढ़ा नहीं, दुर्भाग्य है, इन्हें पढ़ा नहीं गया है, पढ़ा नहीं गया है। ये जो आपका जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, यानी कि इस काल की आप बात करोगे तो आप ऐसे कह सकते हो आपके कि इस काल में जो भी साक्ष्य मिले उनको पढ़ा नहीं गया अभी तक, आपके वो अभी अधूरे हैं। तो आप अगर इस प्राक ऐतिहासिक काल की बात करोगे तो इसके एग्जाम्पल स्वरूप आपको क्या आएगा, इस काल में आप कह सकते हैं इस काल का एग्जाम्पल पाषाण काल है। कौन सा काल है? इस काल का एग्जाम्पल पाषाण काल है, जो कि मैंने बताया है प्री हिस्टोरिक एरा का। और जो प्रोटो हिस्टोरिक एरा है, इस काल का जो बढ़िया एग्जाम्पल है प्रोटो हिस्टोरिक का, वो इसका एग्जाम्पल है आपके सबके यहाँ दिखा रहा हूं मैं आपको। इसका जो उदाहरण है, श्रेष्ठ जो एग्जाम्पल है इसका, वो है आपका यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता। कौन सी? सिंधु घाटी की सभ्यता, ये इसका एग्जाम्पल यहाँ से। दूसरा आपके जो वैदिक सभ्यता है वो भी इसका एग्जाम्पल है, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक में ऐसे बहुत सारे काल आए, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की भाषा शैली या लिपि अभी तक भी पढ़ी नहीं गई है, और वैदिक सभ्यता को भी इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तीसरा पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, वो काल हमारे पास यहाँ दिखाई दे रहा है, वो है आपके ऐतिहासिक काल। आखिर ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें मिलती है वो पाषाण काल से भी, साहित्यिक स्रोतों से भी, और सबसे महत्वपूर्ण है इस काल की लिपि को, इस काल में लिपि को पढ़ लिया गया है, यहाँ पर इस काल में पढ़ लिया गया है पे, और साहित्यिक स्रोतों से पूरी जानकारी मिल जाती है। चाहे हम बात कर लें पाषाण की यहाँ पर, और चाहे बात कर लें हम आपके यहाँ पर अभिलेखों की बात कर लें, यहाँ पर आपके ये यहाँ बात करेंगे आप लोग, यहाँ पर कुछ अभिलेख हैं, कुछ आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ आपके स्मारक हैं यहाँ से, कुछ आपके भवन हैं यहाँ से, और कुछ आपके इस काल की ऐसी मुद्राएं मिली हैं इस काल की आपके कुछ, ये सारे कहीं ना कहीं ये शो करते हैं इस काल के, इन सबको पढ़ लिया गया है अच्छी तरीके से, इसलिए इस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। आज जो हम देख रहे हैं जितनी चीजों को, वो ऐतिहासिक काल के ही प्रमाण है, यानी वैदिक काल के बाद जो काल है वो सब का सब ऐतिहासिक काल में आएगा, उसे हिस्टोरिक एज भी कहा जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर इसके ऊपर, ये मैं 3 काल बताया आपको। एक काल बताया मैंने आपको प्राक ऐतिहासिक काल, ये 3 काल के बारे में बताया, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक काल बताया मैंने आपको, ये जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक काल हमारा प्राक ऐतिहासिक काल है, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल है, तीसरा हमारा ऐतिहासिक काल है। इस क्रम में हम जो शुरुआत करेंगे आपके लिए, वो स्टार्ट करेंगे आपके यहाँ से पाषाण काल से। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, पाषाण काल का मतलब यहाँ से पाषाण काल, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है कि आखिर ये पाषाण काल क्या है। तो इस पाषाण काल पे मैं आपको बताऊंगा यहाँ से जो जानकारी है। पाषाण काल का मतलब ये आपको इंसान दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो कि नग्न अवस्था में है। अभी मैं आपको एक पिक के माध्यम से और बताऊंगा कि मानव का जीवनचर्या कैसी रही और कैसे मानव सभ्यता का धीरे धीरे विकास हुआ, मानव कैसे यायावारी और घुमक्कड़ी जीवन जीता था, वहां से लेकर कैसे हम आधुनिक हुए हैं, इस क्रम में मैं आपको सीरी बाय सीरी ले जाऊंगा। तो इस पाषाण काल को हम लोग यहाँ 3 भागों में अलग अलग बांटते हैं,
और ये 3 भाग और कोई नहीं बल्कि ये 3 भाग इस तरह से बांटते हैं हम लोग आपके। एक भाग इसका पुरा पाषाण काल का, कौन सा है? पुरा पाषाण काल का है। बहुत बहुत हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट काल है, क्योंकि इस काल की जानकारी के लिए जो प्रारंभिक अवस्था का जो मानव है वो बहुत ही पाषाण पे यानी पत्थरों पर निर्भर है। इसके बाद मध्य पाषाण काल, ये मेडल वाला है, इसे बोलते हैं मीजोलिथिक। मध्य पाषाण काल, ये वाला काल है हमारे पास मध्य पाषाण। और इसके बाद हमारे पास अगला चरण है आपके नव पाषाण काल। यहां पर ये वाला नव पाषाण काल, यहां से कई बार क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। इस क्रम में आप एक चीज देखेंगे यहां से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। जो पुरा पाषाण काल का मानव है, ये वाला मानव है यहाँ पर आपके, आखिर क्या ऐसा था इस समय जो पुरा पाषाण काल का मानव कहलाता है? इसे सभ्यताओं का ज्ञान नहीं है, यायावारी है, घुमक्कड़ है, इसको चीजों के बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे इस काल में मानव को यहाँ पर उसने अग्नि का आविष्कार किया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अग्नि का आविष्कार किया यहाँ पर, यानी पुरा पाषाण काल के मानव ने अग्नि का आविष्कार कर लिया है। यहाँ पर ये वाला आविष्कार किया, विकास नहीं किया है, सिर्फ आविष्कार किया है, इन्वेंट किया उसने केवल इसको। इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए जानकारी यहाँ पर जो एग्जाम में आपको सबसे अलग कर देगी, इसके जो उपकरण हैं, पाषाण जो उपकरण है, वो उपकरण बहुत ही कैसे हैं? भौंतरे हैं, भौंतरे यानी भौंतरे हैं, और वो बहुत बड़े हैं, विशाल हैं। जो इसके उपकरण है वो बड़े हैं और आपके विशाल है, बड़े आकार के हैं, विशाल आकार के हैं, क्योंकि उनमें पैनापन लाने के लिए इसको सभ्यताओं ज्ञान अभी नहीं है यहाँ से। यानी कि आप कह सकते हैं पुरा पाषाण काल का जो मानव है वो घुमक्कड़ ही, अभी उसे सभ्यताओं ज्ञान नहीं है, वो यायावारी है, एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करता रहता है। और वो मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या कहें, खाना बदोश है। क्या है वो खाना बदोश है, उसे चीजों का अभी ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी आपके, और वो उसका जीवन कैसा है? घुमक्कड़ ही है। ये बात कर रहा हूं मैं आपसे पुरा पाषाण काल के मानव की। इस क्रम में आपके लिए एक जो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि जो हमारे पास जो मध्य पाषाण काल है, यहां आएंगे, थोड़ा मीजोलिथिक एरा में आएंगे, मध्य पाषाण काल में आएंगे, तो इस काल में थोड़ी सी मानव काल में स्थिरता आती है। और उस स्थिरता के पीछे जो बड़ा कारण है वो है कृषि और पशुपालन का विकास। काम की बात है, कृषि और पशुपालन का विकास। ये आपके लिए कृषि और पशुपालन का विकास, ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आ सकता है। कृषि और पशुपालन का विकास है हमारे यहाँ, वो कब मिला है हमारे यहाँ? ये काल है हमारे, इसे हम कहेंगे आपके यहाँ से, ये काल और कोई नहीं बल्कि कौन सा है? ये काल है हमारा मध्य पाषाण काल का। कौन सा काल है ये मध्य पाषाण काल है आपके यहाँ से। यानी मध्य पाषाण काल में मानव थोड़ा स्थिर हुआ है और कृषि और पशुपालन का विकास हुआ है। यहाँ एक क्वेश्चन आएगा, कृषि और पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलता है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत यहां जरूरी है। पूछेगा आपसे कृषि और पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलता है, तो आप बताएंगे यहां एक स्थान है बागोर, यहां से मिला है, बागोर से। ये बागोर कहां से मिला है? राजस्थान से एक प्राप्त स्थल है। और इसके अलावा एक स्थान है आदमगढ़, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है आदमगढ़। ये आदमगढ़ नाम का स्थान है, ये कहां से मिला है? आपके मध्य प्रदेश से। यहां से मध्य प्रदेश। 2 स्थान मैंने बताए, ये दोनों के दोनों कृषि और पशुपालन के साक्ष्य की पुष्टि करते हैं। आपके बागोर ये मिला है आपके कहां से? राजस्थान से। और आदमगढ़ ये मिला है आपके मध्य प्रदेश से। यानी कि 2 महत्वपूर्ण स्थान जो कृषि और पशुपालन के प्रमाण की पुष्टि करते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको महत्वपूर्ण बात बताई अभी कि जो नवपाषाण काल का मानव है, यहाँ पर ये इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी आपके यहाँ से। एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मध्य पाषाण काल से और आया है कि जो भीमबेटका गुफाएं आपके यहाँ से, वो भीमबेटका गुफाएं, यहाँ से थोड़ा सा इसको देख लेंगे। या वो आपके पाषाण काल, पुरा पाषाण काल के 3 भागों में बटा हुआ है। पुरा पाषाण काल का जो मध्य पुरा पाषाण काल है उसमें ही वो प्रमाण मिल जाता है क्या? भीमबेटका गुफाओं का। तो थोड़ा सा आप यहाँ चाहें तो उसको यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर भीमबेटका गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं मिली हैं आपके। और ये भीमबेटका गुफाएं कहां से मिली हैं? ये भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश के पास से मिली हैं आपके यहाँ से। और यहां से गुफा चित्रकारी क्या करेंगे? यहां से ये कर देंगे, जो आपके काम की बात है, यहां से गुफा चित्रकारी का प्रमाण मिला। क्या मिला? गुफा चित्रकारी का प्रमाण मिला, जो मैं आपको एक आगे पिक के माध्यम से बताऊंगा। गुफा चित्रकारी का जो प्रमाण मिला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये पूछेगा भीमबेटका, इसे मध्य पाषाण काल की गुफा माना जाता है। यहां पर इसको देख लेंगे, इसको जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब मैं बात करूंगा आपसे उस पहलू पर जो नवपाषाण काल का हमारा पहलू ये वाला। यहां पूछेगा आपसे कि नवपाषाण काल का मानव है वो क्या है, तो यहां बताएंगे आप लोग ये मानव अब पूरी तरह से यहाँ स्थिर हो चुका है। ये वाला स्थिर हो चुका है, यहाँ पर मानव स्थिर हो चुका है, पहली बात। तो दूसरी बात, उसने अग्नि का विकास कर लिया, आग का विकास कर लिया, आग का विकास कर लिया इस मानव ने। ये हमारे काम की बात है।
आविष्कार अगर आएगा एग्जाम में तो पुरापाषाण काल मानेंगे, और अग्नि का या आग का विकास आएगा तो नवपाषाण काल मानेंगे। उसने यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वो जानकारी ये है कि उसने पहिए का आविष्कार कर लिया है। पहिए का विकास कर लिया, आविष्कार भी कर लिया है, और उसने इसका विकास आविष्कार सारा मतलब इन्वेंट करके उसका डेवलपमेंट भी कर चुका है। इस क्रम में आप देखेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कि अब उसने चाक का विकास भी कर लिया। चाक माने होता है कुम्भकारिता है, यानी पॉट मेकिंग है, पॉटर मेकिंग, वो भी करने लग गया है, यानी वो घड़े बनाने लग गया है, बर्तन बनाने लग गया है इस काल में। तो ये स्थिर हो चला है यहां से, और आपके एग्जाम के लिए जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर है, जो जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, वो ये है कि इस काल के अंदर जो स्थान मिले हमें जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके, उन स्थानों में बात करेंगे आप लोग। एक स्थान मिला है हमें आपके यहां से बुर्ज होम, ये स्थान है आपके बुर्ज होम, ये इसी काल का है। इसके अलावा जो गुफकराल है, गुफकराल ये भी आपके इसी काल का है। गुफकराल ये दोनों ही स्थल जम्मू कश्मीर से मिले। कहां से मिले? जम्मू और कश्मीर से मिले दोनों ही स्थल। आपके गुफकराल आएगा तब भी मारेंगे यही, और आपके बुर्ज होम आएगा तब भी यही मारेंगे। इसके अलावा आपका एक स्थल इस काल का है चिरांद। कौन सा स्थान है? चिरांद है, ये बिहार से मिला है। कहां से मिला है? ये बिहार से मिला है, जो कि नवपाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल है। यहां से हिरण के सींगों, कौन से? हिरण के सींगों या सींगों का एक ढेर मिला है यहां से। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप एग्जाम आएगा कि यहां से हिरण के सींग मिले। वो कहां से मिले? चिरांद नामक स्थल से मिले। तो बुर्जोम आ जाए, गुफकराल आ जाए, चिरांद आ जाए, ये सब कैसे स्थल हैं? ये नवपाषाणकालीन सभ्यता के स्थल हैं। यहां से जो बहुत यूनिक बात है आपके लिए, जो आपके एग्जाम में कई बार बार पूछी जाती है आपके, और पूछी इसलिए जाती है क्योंकि इस तरह क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार देखे जा रहे हैं। आप जीडी वाले पेपर उठाओगे पुराने पेपरों को, तो वहां से कई सारे क्वेश्चन प्राचीन भाषा से मिलेंगे आपको, एंशिएंट हिस्ट्री से। मैं बताऊंगा आपको यहां से एक जो कृषि का सबसे प्राचीनतम, कृषि का ये रहा, कृषि का सबसे अगर प्राचीनतम प्रमाण आएगा, सबसे प्राचीनतम प्रमाण आएगा, प्राचीनतम प्रमाण अगर आएगा इस तरीके से, तो आप बताएंगे ये कहीं से कहां से मिला है आपके? तो ये मिला है हमें मेहरगढ़ से। कहां से मिला है? ये मेहरगढ़ से मिला है आपके, यहां से मेहरगढ़ से। ये मेहरगढ़ कहां है आपके? मेहरगढ़ स्थान है आपके, जो बहुत बहुत आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मेहरगढ़ से। आखिर ये मेहरगढ़ स्थान कहां से मिला है? ये बलूचिस्तान से, यानी कि आज के पाकिस्तान है, यहां से ये स्थल मिला है, यानी बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान। एक तो ये पार्ट है। अगर आया कृषि का सबसे प्राचीन प्रमाण कहां से मिला, तो आप बताएंगे ये मेहरगढ़ से आपके। और दूसरा ये है कि चावल की खेती का प्राचीनतम प्रमाण, किसका? चावल की खेती का प्राचीनतम प्रमाण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से। किस खेती का? चावल की खेती का, यानी कि हम जो धान की बात कर रहे हैं आपके, चावल की खेती का प्रमाण पूछते हैं सबसे प्राचीनतम। तो इसका उत्तर आपको सहज रूप में बताना आपके। वो स्थान है कोलडिहिवा। कौन सा? कोलडिहिवा स्थान है, कोलडिहिवा नाम का स्थान है, जो कि इलाहाबाद यानी प्रतापगढ़ के पास है। इलाहाबाद यहां पड़ेगा आपके स्थान, यानी कि यूपी में हमारे, जैसे हम प्रयागराज कहते हैं आज, यहां मिलेगा स्थान। यानी कि मैं बताऊंगा आपको यहां से जो बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर कृषि का प्राचीनतम प्रमाण आएगा तो हम मेहरगढ़ मारेंगे आपके, लेकिन अगर आएगा चावल का प्राचीनतम प्रमाण है तो हम कोलडिहिवा मारेंगे, जो कि यूपी में स्थित है। यहां से ये सारे स्थान ये नवपाषाण काल के हैं। चाहे तो आ जाए बुर्ज होम, चाहे आ जाए गुफकराल, चाहे आ जाए चिरांद, चाहे आ जाए मेहरगढ़, और चाहे आ जाए आपके कोलडिहिवा, ये सारे स्थल एंशिएंट आपके एंशिएंट काल के, नवपाषाण काल के हैं, यानी नियोलिथिक एरा के हैं। यहीं पर पहिए का आविष्कार हुआ है, आग का आविष्कार हुआ है, मानव ने चाक का आविष्कार कर लिया है, अब मानव स्थिर हो गया है। अब मैं बताऊंगा आपको भूमानव कौन सा है जिसमें मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये बहुत सारी ऐसी लिपियां हैं उस समय जो पाषाण काल के आपके, जो मानव ने बनाई सही आपके, लेकिन अब पढ़ नहीं पाया है। ये लिपि दिखाई दे रही है आपको, ये कहीं ना कहीं एक चित्र दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पर बना हुआ दिखाई दे रहा है आपके। इसके अलावा ये बहुत सारे कुछ ना कुछ ऐसी बातों को इंगित करते हैं ये चीजें, कि कुछ ना कुछ उस समय के मानव ने लिखा जरूर है, पर हमें नहीं मालूम क्या लिखा है। इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा आप लोगों से। इन दोनों पिकों पर हमारी चर्चा आगे जारी रहेगी। इस क्रम में आप देखेंगे ये बात, ये जो कुछ चित्र आपको पैर से बने दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ शिकार करता हुआ यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है, ये कुछ चक्र सा बना हुआ प्रति दिखाई दे रहा है, कुछ चाक जैसा, ये कुछ इंसान जैसी कुछ फोटो हमें दिखाई दे रही है आपके, ये आपको कुछ ना कुछ छपा हुआ दीवारों बना हुआ चित्र मिले हुए यहाँ पे। ऐसे
चारों ओर से मानव ने घेर रखा है जानवर को। लोग कहते हैं गुफा चित्रकारी का प्रमाण है, जो भीमबेटका से मिला है ऐसा प्रमाण। लेकिन जब बाद में उसके जीवन में जो मानव जैसे आगे बढ़ा तो उसने कैसे अपने जीवन को स्थिरता दी, कैसे झोपड़ी नुमा मकान में रहने लगा, वो कैसे उसने चीजों को इकट्ठा करना अपने लिए, खाद्य संग्रह के लिए चीजों को इकट्ठा करने लगा। मानव ने जैसे जैसे विकास किया है, विकास की उसकी यात्रा हमें साक्षात दिखाई देती है, कैसे वो ग्रामीण क्षेत्र से निकलता हुआ और आगे बढ़ा है और कैसे उसने अपने जीवन को स्टेबल किया है। ये दर्शाता है मानव जीवन की सभ्यता को। मैं बता रहा हूं आपको, ये दिखाई दे रहे हैं आपको नेक्ड पर्सन, क्योंकि मानव को पहले खाद्य सामग्री के अलावा, घुमक्कड़ी के अलावा कोई भी आधार नहीं था। ये दिखाई दे रहा कैसे प्रारंभिक मानव एक ऐसे बंदर नुमा दिखाई दे रहा झुका हुआ, और फिर वो धीरे धीरे वो बंदर थोड़ा सीधा हुआ हल्का सा, फिर वो और सीधा हुआ, फिर और सीधा हुआ, और जो आधुनिक मानव हमारा ये सामने दिखाई दे रहा है आपको, यानी इस काल का जो मानव है हमारा, वो आज हम जो दिखाई दे रहे हैं आपके, तो हमारा जो पूर्वज है वो कौन है? वो होमो सैपियंस है। कौन है वो? होमो सैपियंस है। यानी आपको एग्जाम आएगा कि अगर हमारा पूर्वज किस प्राणी को माना जाता है तो आप बताएंगे हमारे पूर्वज को होमो सैपियंस, ये वाला होमो सैपियंस लिन कहते हैं आपके, होमो सैपियंस। हम इसी के, ये हमारा पूर्वज है, इसी से हम लोग आगे बढ़े हैं और यहीं से मानव सभ्यता का पूरी तरह डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ मानव ने जो अग्नि का आविष्कार किया दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से कैसे आग के आविष्कार से वो खाने को, भोजन को पकाना सीख गया है। पहले वो यायावारी था, कच्चा मांस ही भक्षण करता था, खून पी जाता था, हड्डियों को चबा जाता था, इस तरह के दांत हुआ करते थे, क्योंकि जैसे परिवेश में मानव रहता था उसी परिवेश में मानव ने अपना विकास किया। मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा ये मानव यात्रा के बाद में कि कैसे उसने कैसे नुकीले हथियारों का प्रयोग किया। ये नवपाषाण काल तक आते आते यहाँ तक कैसे मानव ने अपना विकास कर लिया। इस काल तक आते आते उसके जो हथियार प्रारंभिक अवस्था भौतरे थे, बड़े होते थे आकार में, अब उसके हथियार बहुत नुकीले हो चले हैं। इनका आकार देख पा रहे हैं आप यहाँ से, ये हड्डियों से बने और पत्थरों से बने होते हैं आपके। इसके अलावा कैसे ये मानव जीवन आपके इन झोपड़ी नुमा मकानों में ये खाल से या बांस से या लकड़ी से बनाकर के ऐसे झोपड़ी नुमा मकान होते थे। लेकिन अभी भी देख रहे हैं इन्हें बहुत अधिक कपड़े का बोध नहीं है, क्योंकि इन्हें कपड़ों की जानकारी नहीं है, लेकिन खाल बाल लपेट लेना, पत्ते लपेट लेना, कुछ भी, क्योंकि ये इस काल का मानव है, इसे बहुत अधिक चीजों ज्ञान नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ का जो मानव है, आप देख रहे होंगे लंबे लंबे बाल हो रहे हैं, क्योंकि उस समय कोई ब्लेड जैसी बड़ी सुविधा नहीं रही होगी, क्योंकि लोहे का आविष्कार इस काल में नहीं हुआ है। आप जानते हैं मानव को सबसे पहले, आपके एग्जाम क्वेश्चन आएगा कि मानव को सबसे पहले किस धातु ज्ञान हुआ, तो आप बताएंगे मानव को सबसे पहले जिस धातु ज्ञान हुआ है, जिस धातु का ज्ञान हुआ है मानव को, जिसका ये रहा, किस मानव को सबसे पहले किस धातु ज्ञान हुआ धातु का, तो क्या उत्तर बताएंगे? आप बताएंगे तांबा। क्या बताएंगे? मानव को सबसे पहले तांबा यानी कि कॉपर ज्ञान हुआ आपके। लोहे का ज्ञान मानव को ज्ञान नहीं है, कॉपर ज्ञान है तांबे का। फिर बाद में और धातुएं आएंगी, तांबा भी है, टिन भी है, कांसा भी, कांसा बनेगा इससे मिलकर के, जस्ता भी है, लेकिन उसको लोहे का ज्ञान नहीं है। बल्कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मानव को लोहे का ज्ञान नहीं था। मैं आपको इस यात्रा से आगे ले जाऊंगा। मैंने आपको इस पहले चरण में पुरापाषाण काल पढ़ाया है, मध्य पाषाण काल पढ़ाया है, नवपाषाण काल पढ़ाया है। ये हमारी एग्जाम वाली क्लास है। मैं फिर कहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि लाइक यहाँ बनता है, इंपॉर्टेंट है। मैं आपके एग्जाम के लिए वही सारी चीजें करा रहा हूं जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। ये हमारी दूसरी क्लास चल रही है, सेकंड चैप्टर चल रहा है। और मैं बताऊंगा एक बात आपको, हमारा ऑफलाइन बैच भी इस एसएससी जीडी के लिए चालू हो चुका है, सीजीएल का बैच चालू हो चुका है, बैंक की स्पेशल क्लास हमने चालू कर दी है अपनी। इसके अलावा जो बच्चे और अन्य एग्जाम के लिए, विशेष तौर पर आरपीएफ के लिए, रेलवे के लिए पढ़ना चाहते हैं, उसका ऑफलाइन बैच चालू हो चुका है। हमारा बैच सुबह 8 बजे चालू हो जाता है और शाम को 6 बजे तक निरंतर रहता है। 4-4 घंटे में अलग अलग टीचर, मैथ वाले अलग, रीजनिंग वाले अलग, हिंदी वाले अलग, इंग्लिश वाले अलग, जीएस में खुद दे रहा हूं वहां पर। इसलिए आप ऑफलाइन बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहां पर इन पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं, क्योंकि ये एग्जाम वाली क्लास है, ये एग्जाम ओरिएंटेड है। यहां मैं विस्तार चर्चा करूंगा, तो आप लोग सारे प्लेटफॉर्म से भाग जाएंगे, क्योंकि ये लंबी लंबी क्लास हो जाएंगे यहाँ पर। इसलिए आप ऑफलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये एग्जाम की बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। मैं आपको फिर वापस लेकर आऊंगा। ये आपको दिखाई दे रहा है सामने, ये कोई मामूली चित्र नहीं है। ये कहाँ का चित्र है? ये आपका हड़प्पा सभ्यता का चित्र है। ये सामने दिखाई दे रहा है, ये किसी एक मूर्ति है, किसी दिव्य पुरुष की उस समय की। इसके बारे में बात करूंगा। ये कांसे की नृत्य करती मूर्ति दिखाई दे रही है आपको। इसके अलावा दिखाई दे रहा है ये एक श्रमणी बैल जो हमारे पास दिखाई दे रहा है, वृषभ दिखाई दे रहा है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण पशु है। तो मैं आपको इस पर चर्चा करूं, इस पूरी हड़प्पा सभ्यता पर, उससे पर थोड़ा सा
मैं इस सभ्यता के बारे में प्रकाश डालूंगा, फिर वापस आपको पुनः लेकर आऊंगा। मैं बात कर रहा हूं आपसे यहाँ पर इसके पहले पार्ट की, पाषाण काल के बाद दूसरे चैप्टर की, यानी कि वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। थोड़ा सा आप बिल्कुल ध्यान देंगे यहाँ पर, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनता है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है। इस सिंधु घाटी सभ्यता को मैं आपके कम वर्डों में और सटीक अंदाज में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत खासम खास है। पहली बात तो इस सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सभ्यता का प्रारंभिक जो विकास हुआ है वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर हुआ। कहां हुआ है? सिंधु और इसकी सहायक, सिंधु और इसकी सहायक नदियों पर हुआ, सिंधु और ये सहायक नदियों पर, यानी हम कहेंगे इस सिंधु और इसकी जो सहायक नदियां हैं उस समय की, उस समय सभ्यता के प्रारंभिक स्थल इन्हीं से मिले। यानी आप कह सकते हैं कि इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि प्रारंभिक जो स्थल मिले, प्रारंभिक स्थलों का जो उत्खनन हुआ है, जो खुदाई हुई है, वो सिंधु नदी किनारे मिले या सिंधु नदी की सहायक नदियों किनारे मिले, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दिया गया। इस सभ्यता का एक नाम आपके शॉर्ट में सैंधव सभ्यता भी रहता है। ये सैंधव सभ्यता भी इस सभ्यता को कहते हैं यहाँ पर, और अंग्रेजी में इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। आईवीसी कहता हूं मैं अपने विद्यार्थियों से, आईवीसी माने इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता। जैसा कि मैंने बताया, इस सभ्यता को प्रारंभ में सिंधु घाटी का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस सभ्यता को सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां हैं, उसकी ट्रिब्यूटरियां हैं, उसके आसपास से इसका उत्खनन हुआ, तो माना गया ये घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। यहां पर जो महत्वपूर्ण बात है आपको समझने योग्य वो ये बात है आपके, अगर ये सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के तौर पर जानी जा रही है तो हम क्यों यहाँ पर इस तरह चर्चा कर रहे हैं? तो अगर इसका एक नाम आ जाए कि इसका लोकप्रिय नाम कौन सा है, तो आप बताएं इस सभ्यता का जो बहुत लोकप्रिय नाम है वो हड़प्पा सभ्यता। कौन सा है वो हड़प्पा सभ्यता है, ये वाला। तो पेपर में आएगा इस सभ्यता को हम मेजरली किस नाम से बोल सकते हैं, तो आप बताएंगे हड़प्पा सभ्यता से कह सकते हैं, क्योंकि इस सभ्यता के अंतर्गत खोजा गया पहला स्थान हड़प्पा ही रहा। इसलिए क्योंकि यह सभ्यता बाद में कई सारे स्थलों से चली गई आपके, और कई सारे स्थलों से खोजी गई आपके, क्योंकि आपको जानना चाहिए इस सभ्यता का जो मूल विकास हुआ है, भले ही वो सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ है, लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहां से ये हो जाएगी कि इस क्रम में जो हमारे यहाँ पर जो आप देखेंगे ये जो सभ्यता बढ़ी है आगे या आगे डेवलपमेंट किया है, इस सभ्यता को यहां से ऐसे बताऊंगा मैं आपको। थोड़ा सा ये एक ऑनलाइन क्लास चल रही है आपकी और इसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, अभी सही हो जाएगा ये, और मैं आपको बताऊंगा यहां से कि इस सभ्यता को सिंधु घाटी के अलावा अन्य स्थलों से भी खोजा गया। जैसे दक्षिण भारत में जाएंगे तो महाराष्ट्र के दैमाबाद तक दक्षिण में चली गई आपके, पूर्व में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक यानी पूर्व में चली गई, और पश्चिम में जाएंगे तो ये चली गई सुतका गैंडोर यानी कि बलूचिस्तान तक। इतने लंबे एरिया में अगर ये सभ्यता चली गई हमारे पास आपके, तो आप बताएंगे यहाँ पर बहुत जो महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए मैं आपको एक मैप के माध्यम से इसको यहाँ पर शो ऑफ करूंगा आपके। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे इस सभ्यता का जो यहाँ पहली बात तो इस सभ्यता का जो उत्खनन हुआ है, यहां ध्यान देंगे उत्खनन जो हुआ है यहाँ पर, उत्खनन मान होता है इसकी खुदाई, ये वाला बहुत आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। मैं सटीक भाषा में बताऊंगा आपको यहाँ से। इसकी जो खुदाई हो रही है वो आपके जॉन मार्शल, कौन है वो जॉन मार्शल हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। जॉन मार्शल कौन है? वो इस सभ्यता के निदेशक हैं, यानी कि वो डायरेक्टर हैं इस सभ्यता के, इनके निर्देशन में ये निदेशक हैं इस सभ्यता के। तो जॉन मार्शल के निर्देशन में इस सभ्यता का जो उत्खनन हुआ है वो पहली बात तो यहां से स्टार्ट होगा। वो क्या नाम है? वो नाम है जॉन मार्शल, ये वाला। दूसरी बात आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है कि इस सभ्यता का जो हड़प्पा जो टीला है, वो हड़प्पा टीला सबसे पहले, ये हड़प्पा टीला, ये आपके एग्जाम आएगा कि हड़प्पा टीला के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी है। तो हड़प्पा टीला मतलब होता है कि सबसे पहले हड़प्पा टीले के बारे में एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सैनिक था, उस सैनिक का नाम है आपके चार्ल्स मैसन। क्या नाम है? चार्ल्स मैसन नाम का वो ब्रिटिश सैनिक था। इसको आप मेरे कहने से नोट डाउन कर लेंगे। और इसी व्यक्ति ने सबसे पहले हड़प्पा टीले के बारे में 1826 में जानकारी दी, जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि हड़प्पा टीले के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाला व्यक्ति कौन है? वो चार्ल्स मैसन है। इस बारे में हमारे विद्यार्थी कम जानते हैं आपके। चार्ल्स मैसन के बारे में कहा जा सकता है यहां से कि चार्ल्स मैसन है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहा था, और इसका नाम मैंने यहां लिख के बताया आपको, ये रहा चार्ल्स मैसन। हड़प्पा टीले के बारे में, यानी कि सबसे पहले हड़प्पा टीले को किसी ने देखा है, इसके बारे में बताया तो कौन है? अभी खुदाई नहीं हुई है, टीले के बारे में जानकारी दी। क्या नाम है उनका? चार्ल्स मैसन है। और ये जानकारी कब मिली है? हमें 1826 में मिली है, और मैंने बता दिया ये
ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी है। इस क्रम में आप देखेंगे बात बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर कि जो हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको ये बात कि हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड है यहाँ पर, ये रहा टाइम पीरियड है। तो टाइम जो इसका कालक्रम है, यहाँ से जो कालक्रम है, ये वाला कालक्रम पूछता है आपसे यहाँ से, हड़प्पा सभ्यता कालक्रम क्या है, तो कालक्रम बताएंगे। इस सभ्यता का जो कालक्रम है वो कालक्रम सामान्यतः माना जाता है यहाँ से 2500 से, ये रहा 2500 BC या बिफोर क्राइस्ट से, और 1500 ईसा पूर्व तक, यानी कि BC माने बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म से पहले तक। लेकिन ये सामान्य कालक्रम है, यानी सामान्य टाइम है, ये सामान्य है। सामान्य माने ज्यादातर लोग इसको मानते हैं कि इसका ये करी सभ्यता कितने दिन तक जीवित रही है, इसको हम कह सकते हैं ये सभ्यता लगभग 1000 साल तक जीवित रही है। यहाँ से हम इसको कह सकते हैं आपके 1000 साल तक ये सभ्यता जीवित रही। लेकिन ये 1000 साल सामान्य तौर पर माने जाते हैं, लेकिन हम कहेंगे कार्बन डेटिंग, कौन डेटिंग, कार्बन डेटिंग विधि से, कार्बन डेटिंग जो वैज्ञानिक विधि है, कार्बन डेटिंग विधि से बात करेंगे कि सभ्यता का कालक्रम क्या है। तो कार्बन डेटिंग विधि से बताएंगे कि सभ्यता का जो कालक्रम है वो कोई सामान्य कालक्रम नहीं है, बल्कि वो कालक्रम इसका यहाँ रहेगा। और कार्बन डेटिंग विधि से बताएंगे हम इसको कि सभ्यता का जो टाइम है वो यहाँ पर 2350 से 2350 से, यहाँ पर ईसा पूर्व से, यहाँ से 1750 ईसा पूर्व तक इसका टाइम रहा है यहाँ पर BC तक। यानी कि ये सभ्यता कार्बन डेटिंग विधि से आएगी, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर C14, क्या कहते हैं, C14, ये रहा C14 कहते हैं, C14 विधि कहते हैं, कार्बन डेटिंग विधि है। ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में हमारे अक्सर पूछी जाती है यहाँ से कि कार्बन डेटिंग विधि इस सभ्यता का कालक्रम क्या मानती है, टाइम क्या मानती है। जो टाइम टेन्योर है इसका, जो कालक्रम है, टाइम ड्यूरेशन है, वो 2350 से लेकर के और 1750 तक माना जाता है। ये ईसा पूर्व की बात हो रही है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात हो रही है। और सामान्य कहा जाए तो 2500 से 1500। इस सभ्यता का जो आकार प्रकार है, थोड़ा सा मैं आपको एक मैप के माध्यम, छोटा सा मैप बना करके, इस सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार जैसा माना जाता है। यानी अगर क्वेश्चन आएगा कि ये सभ्यता कैसी है, तो आप बताएंगे ये सभ्यता त्रिभुजनुमा है, त्रिभुजाकार है, ट्राइंगल शेप में, कैसे शेप में, ये त्रिभुजाकार है। कैसी है, ये त्रिभुजाकार है। इसका आकार अगर पूछा जाए कि इसका आकार कैसा, ट्राइंगल शेप में इसका आकार, ये इसका आकार प्रकार है, आपको दिखाई दे रहा है सामने, ये इसका आकार है। और इस सभ्यता मैंने बताया आपके, इस आकार क्रम में ये उत्तर में कौन सा स्थान है, यहाँ पर मांडा, ये उत्तर में स्थान है इसका यहाँ पर। और दक्षिण में यदि आएंगे तो कौन सा है यहाँ पर, दैमाबाद, ये बताएंगे दैमाबाद, ये पूछ सकता है आपसे यहाँ पर, ये दक्षिण में इसके, ये उत्तर में मांडा आपके यहाँ से। और जो इसका पूर्वी स्थल है यहाँ पर, पूरब में यहाँ पर, तो वो है आलमगीरपुर, कौन सा, आलमगीरपुर, ये आपके इसका पूरब में स्थल है यहाँ से आपके। और यहां आएंगे तो यह पश्चिम में सुतका गेंडोर, सुतका यहां कर देंगे इसको, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ पर। यानी कि आज का जो पाकिस्तान है यहां पड़ेगा, यहां से ये रहा पाकिस्तान वाले पार्ट में। ये जो दैमाबाद है ये कोई सामान्य स्थान नहीं है, ये महाराष्ट्र से मिला है। कहां से मिला है, ये महाराष्ट्र वाले पार्ट से ये स्थल मिला है यहाँ पर। और जो आपको दिखाई दे रहा है आपके ये आलमगीर, ये यूपी में है यहाँ पर आपके। और जो मांडा है ये जम्मू और कश्मीर से ये स्थल मिला है यहाँ से। और जो सुतका गेंडोर में लिखा दिया, ये मकरान तट पर, यहाँ कौन तट है आपके, मकरान तट है आपके। यानी कि आप कह सकते हैं इस सभ्यता का जो आकार प्रकार है वो कैसा है, वो त्रिभुजाकार है। तो उत्तर में कौन सा स्थान है, मांडा है। ये यहाँ को नदी कौन सी है, तो ये चिनाब नदी, कौन सी नदी मिली यहाँ पर, चिनाब नदी के तट पर मिली है ये स्थान आपको, कौन सा, मांडा। यानी मांडा के बाद कोई उत्तर में स्थान नहीं मिला है। दैमाबाद दक्षिणी भाग है, यहाँ पर एक नदी है प्रवरा, कौन सी नदी है, ये प्रवरा नदी है, इसी नदी के तट पर ये मिला है। और जो आलमगीर है ये स्थल मिला है कौन सी नदी पर, हिंडन नदी पर। कौन सी नदी पर, एक नदी है हिंडन नदी है आपके, ये रही बहुत महत्वपूर्ण, जो कि यमुना की सहायक नदी मानी जाती है, हिंडन नदी। और यहाँ पर जो सुतका गेंडोर है, यहाँ पर आपके एक बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए जो जानकारी है आपकी, वो जानकारी और कोई नहीं बल्कि ये है दास की नदी। कौन सी नदी यहाँ पर, दास की नदी मानी जाती है, मकरान तट के पास दास की नदी, इसके किनारे स्थल मिला है आपके। तो यानी कि हम कह सकते हैं यह सभ्यता इतनी विस्तृत हो गई, इतनी बड़ी हो गई, इसका विस्तार दक्षिण भारत तक चला गया। प्रारंभ में इस सभ्यता केवल हड़प्पा और आपके सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों तक सीमित है, पर बाद में सभ्यता आपके दक्षिण भारत में पहुंच गई, गोदावरी नदी तक पहुंच गई, क्योंकि गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है, प्रवरा है। अब मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा जो आपके लिए बहुत बहुत वेरी मोस्ट है। ये जो दिखाई दे रहा है धौलावीरा नामक स्थल है, ये धौलावीरा का आकार प्रकार है। इस सभ्यता का अगर पहला स्थल जो खोजा गया है, तो मैं आपकी जानकारी यहां बताऊंगा। पहला स्थल जो बताऊं इससे पहले थोड़ा सा इस सभ्यता के बारे में
जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी वो बता देता हूं मैं आपको। इस सभ्यता का जो इसकी विशेषता है, हम लोग क्यों बात कर रहे हैं इस पर, आपके क्या ऐसी विशेषता है इस सभ्यता की जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं आपके, वो ऐसी विशेषता है कि इस सभ्यता का जो आधार है वो ये है, ये भारत की पहली नगरीय सभ्यता। क्या सभ्यता है भारत की पहली नगरीय सभ्यता है, यानी अर्बन सिविलाइजेशन है ये वाला, यानी कि ये भारत की नहीं बल्कि दुनिया की, पूरे विश्व की पहली यानी ये नगरीय सभ्यता है। और कैसी है, ये नियोजित है, यानी इसका जो बड़ा मामला नगरीय सभ्यता है, तो ये यहाँ का जो नगर नियोजन है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिला है। ऐसा नगर नियोजन, इसको बोलते हैं टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन प्रणाली है जो आपके, ऐसी पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिली है जैसे कि यहां मिली है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ की, अगर ये नगरीय सभ्यता है तो यहाँ की जो जल निकासी है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण जल निकासी, ये आपको बिल्कुल इस सभ्यता को अलग कर देती है। जल निकासी प्रणाली, यानी हम कहते हैं इसको ड्रेनेज सिस्टम। दो बात बताई मैंने आपके लिए जो इस सभ्यता को बिल्कुल खास बना देती हैं। एक तो है इसका नगर नियोजन और दूसरा है इसकी जल निकासी, यानी कि अगर टाउन प्लानिंग, कैसे बेहतर तरीके से मकान बनेंगे, उनमें नालियों का प्रबंध होगा, कुआं कहां होगा, उसमें रसोई घर कहां होगा, अगर 2 मंजिला पर जाना, 2 मंजिल पर जाना, सेकंड स्टोरी पर जाना आपको, तो आपको सीढ़ियां कैसे बनाई जाएंगी, चौक कहां होगा, नहाने का प्रबंधन कहां होगा, ये अगर मिलता है तो वो हड़प्पा सभ्यता मिलता है। नगर नियोजन ऐसा दुनिया में कहीं नहीं मिला जैसा हड़प्पा सभ्यता मिला है। और जल निकासी प्रणाली यानी कि ड्रेनेज सिस्टम अगर दुनिया में सबसे बेस्ट कहीं मिला है तो वो आपकी हड़प्पा सभ्यता है। ये आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। मैंने कहा भी आपसे कि मैं इस पर चर्चा करूंगा आप लोगों से धौलावीरा पर, इस पर आपके, लेकिन उससे पहले जो हड़प्पा नामक स्थान है, कौन सा स्थान है वो, जो हड़प्पा नामक स्थल है, जो इसके कुछ स्थल खोजे गए आपके, मैं उन स्थलों पर थोड़ा बड़ा महत्वपूर्ण तरीके शॉर्ट में चर्चा कर देता हूं थोड़ी सी। जो हड़प्पा है इसकी खोज वर्ष 1921 में। अब हम काम की बात पे यहां पर आए। कई बार बच्चे कह रहे होंगे कि आखिर सर ने सारी जानकारी दे दी और वो बताया नहीं जो हड़प्पा पहला स्थल खोजा गया है। तो इस सभ्यता का जो पहला स्थल है, कौन सा स्थल है, इस सभ्यता का जो पहला स्थल है जो खोजा गया है आपके, जो स्थल है पहला, यहां दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, जो पहला स्थल है वो पहला स्थल और कोई नहीं बल्कि कौन सा है, वो हड़प्पा है, पहला स्थल। इसको आप यहां से याद करेंगे, पहला स्थल कौन सा है, वो हड़प्पा है। अब इस स्थल की खोज किसने करी है, तो इस स्थल की खोज करी है आपके दयाराम साहनी ने। किसने करी है, दयाराम साहनी ने। यहां हम बात करेंगे दयाराम साहनी नाम का व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने सभ्यता की खोज करी है। तो बताएंगे आखिर इसकी खोज जो हो रही है वो किसके नेतृत्व में हो रही है, तो जॉन मार्शल, जब मैंने पीछे बताया आपको, जॉन मार्शल इसके डायरेक्टर हैं, उनके निर्देशन में ही इस सभ्यता का उत्खनन हो रहा था। ये पूरी सभ्यता के डायरेक्टर थे उस समय के, जो निर्देशक थे वो जॉन मार्शल थे, और जिनके द्वारा करवाई गई वो दयाराम साहनी है। तो ये स्थल कहां से मिला है, तो ये स्थल हमारा रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, कहां पर, रावी नदी के तट पर मिला है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्रम में आप एक एग्जाम क्वेश्चन आएगा कि जो हड़प्पा स्थल है इसको हम कहां ढूंढे, हमें ये स्थल कहां से मिलेगा, अगर हम इस स्थल को ढूंढना चाहते हैं तो ये कहां मिलेगा, तो ये स्थल हमें मिलेगा आपके आज के पाकिस्तान में। तो आज ये वर्तमान में ये पंजाब राज्य में है, पंजाब राज्य में, यहां पर पंजाब राज्य में जाना पड़ेगा हमें, यहां पर पंजाब राज्य में। और अगर आप पंजाब राज्य में जाएंगे तो आपको पंजाब राज्य में जाकर के वहां एक जगह है मांटगोमरी, मांटगोमरी नाम का जिला है, मांटगोमरी जिला, ये आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। मांटगोमरी में तो अगर आएगा हड़प्पा की खोज कब की गई है, तो आप बताएंगे वर्ष 1921 में की गई है। यहां पर वर्ष 1921 में किसने करी है, डी.आर. साहनी ने, दयाराम साहनी ने। किस नदी पर करी है, रावी नदी पर करी है। कहां करी है, तो पंजाब राज्य में, यानी कि आज का पाकिस्तान, हम कह सकते हैं आज का जो पाकिस्तान क्षेत्र है वहीं पाकिस्तान में, पंजाब तो हमारे यहां पर भी है लेकिन जो मूल पंजाब है, लाहौर वाली बेल्ट है, वो पाकिस्तान में, यहीं पर स्थल खोजा गया है। यहां से जो आपका स्थान मिले, आपके यहाँ से अन्नागार मिला है, बहुत सी बात से मूर्तियां मिली हैं, बहुत सी यहाँ से मोहरें मिली हैं, कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, उन पर मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा। लेकिन मैं बताऊंगा आपको इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो। कौन सा है वो मोहनजोदड़ो नामक स्थल है, ये वाला, ये बड़ा आपके काम का है मोहनजोदड़ो। इसे हम लोग MNJ कहते हैं, मोहनजोदड़ो, समझाने के लिए MNJ कहते हैं को, ये मनोज नहीं है बल्कि ये मोहनजोदड़ो है। एक क्वेश्चन आएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी है आपके, तो आप बताएंगे यहां पर राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी, ये नाम है आपके सामने, राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज करी है आपके, और किस वर्ष करी है, तो 1922 में,
यानी 1921 के बाद अगला वर्ष 1922 आएगा। और ये स्थल किस नदी पर खोजा गया था आप बताएंगे? सिंधु नदी पर। कहां पर खोजा गया है? सिंधु नदी के तट पर इसकी खुदाई हुई थी, उत्खनन हुआ यहां पर। और वर्तमान में ये कहां पड़ेगा? तो पाकिस्तान में ये स्थान है, सिंध प्रांत। कौन सा प्रांत? सिंध नाम का राज्य है वहां पर पाकिस्तान में, ये भी पाकिस्तान में ही है आज के यहां पर। और सिंध प्रांत में वो कौन सा जिला है जहां पर ये स्थल खोजा गया? तो नाम है उसका ननकाना नाम का, ननकाना, यहां पर लरकाना नाम का क्षेत्र है। यहां पर मैं पुनः इसको कर देता हूं सही, इसको लरकाना नाम का क्षेत्र है, लरकाना जिला है, लरकाना, ये लरकाना नाम का जिला है जहां से इस स्थल को खोजा गया आपके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पाकिस्तान में, मैंने बता दिया ये स्थल पाकिस्तान में पड़ेगा। कौन सा? लरकाना। यानी कि जो आपके लिए बड़ी काम की जानकारी वो ये है, जो मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। क्या होता है? मुर्दों का टीला। पूछ सकता है वो आपसे कि इसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप बताएं मुर्दों का टीला होता है, यानी कि मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला होता है यहां से। और आपके काम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी ये यहाँ पे कि जो मोहनजोदड़ो है, यहां से जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मिली है आपको, वो है एक कांसे की नृत्य करती मूर्ति। अभी मैं पीछे दिखाया था, कांस्य की एक नृत्य मुद्रा में एक नारी मिली है, एक यहां से लड़की मिली है, यहां से नारी, कांसे की नृत्य मुद्रा में, नृत्य करती मुद्रा में। और एक यहां से महास्नानागार, स्नानागार, ये इसे बोलते हैं हमारे यहां पर ग्रेट बाथरूम। क्या बोलते हैं? ग्रेट बाथरूम बोला जाता है, ग्रेट बाथरूम बोलते हैं इसको। आपके बहुत सारे नाम है इसके, आप लोग पढ़ते हो किताबों में और आपने पढ़ा भी होगा। और इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, एक तो कांसे की मूर्ति हो गई यहां से, एक महास्नानागार हो गया। इसके अलावा जो बड़ी एक चीज मिली यहां से, वो महादेव शिव की आकृति जैसी, महादेव शिव, कोई ऐसी महादेव की एक आकृति की मूर्ति, आपके मूर्ति कहेंगे उसको, एक मोहर पर एक चित्र मिला है आपके। बिल्कुल उसकी तुलना आपके किससे की जाती है? महादेव शिव के साथ। अनुमान लगाया जा रहा है शायद वो शिव से जुड़ी रही होगी, इसलिए माना जा रहा है ये मोहनजोदड़ो से मिलने वाला एक महत्वपूर्ण आकृति है, जो एक मोहर पर मिली है, सील पर मिली है। मोहर को शील भी कहते हैं। एक जानकारी मैं यहीं पे देता हूं आपको, इस काल की जो मोहर मिली है, जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, जो मोहर मिली है वो मोहर शेल खड़ी की बनी हुई। क्या की बनी हुई है? शेल खड़ी की बनी हुई है। मूर्तियां भी इसी की बनी थी। और ये स्टेटाइट बोलते हैं इसको, स्टेटाइट। एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि इस काल की जो मोहरें बनी हुई हैं वो किस चीज की बनी हुई, तो आप बताएंगे वो स्टेटाइट की। यहां से स्टेटाइट बोलते हैं हम लोग, के मोहरों को बोलते हैं। ये शेल खड़ी कह सकते हैं इसको हम लोग। यहां से कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है शेल खड़ी क्या है, तो आप बताएंगे स्टेटाइट को शेल खड़ी कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में यहां से आएंगे। हड़प्पा सभ्यता से मैंने आपको 2 पार्ट कराए यहां से, एक हड़प्पा कराया है, एक मोहनजोदड़ो कराया है। ऐसे इस क्रम में जो हमारे और स्थल हैं, जैसे लोथल है, जैसे कालीबंगा है, जैसे बनावली है, जैसे रोपड़ है, जैसे सभ्यता का बहुत महत्वपूर्ण स्तर धौलावीरा है। तो ये सारे स्थल कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के वो स्थल हैं जो हमें स्पष्ट करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता केवल आपके पाकिस्तान तक यानी कि सिंधु नदी तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो अन्य भागों तक भी सीमित थी। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए कालीबंगा क्षेत्र है। कालीबंगा ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कालीबंगा क्षेत्र कोई सामान्य क्षेत्र नहीं है, बल्कि कालीबंगा का जो मतलब होता है वो होता है ये काली चूड़ियां। क्या कहते हैं इसको? काली चूड़ियां। काली चूड़ियां इसका मतलब होता है यहां से, ये रहा काली चूड़ियां होता है, कालीबंगा मतलब होता है यहां से। और इस स्थल को जो खोजा गया है, जो यहां से आपके, तो पहले तो अमलानंद घोष नाम के व्यक्ति कौन है? अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, ये इन्हें एएन घोष कहते हैं। इस स्थल को खोजा गया आपके। चूंकि मैं कालीबंगा बात इसलिए कर रहा हूं आपसे क्योंकि ये स्थल यहां पर हनुमानगढ़ जिले में, कहां पर? हनुमानगढ़ जिले में, आज का जो राजस्थान है हनुमानगढ़ जिले में ये स्थल मिला है यहां से, यानी कि राजस्थान से। यहां पर है ये स्थान आपके राजस्थान जिले में। कौन सा है? हनुमानगढ़ जिला। पहले ये स्थल गंगानगर जिले में हुआ करता था, लेकिन जब से गंगानगर का डिवीजन हुआ है और गंगानगर से जब से हनुमानगढ़ नामक जिला बना है, तब से यही है आपके। और ये इसका जो नदी है वो घग्गर नदी है। कौन सी है? वो घग्गर नदी के तट पर यह स्थान मिला है। यह घग्गर नदी का तट है यहाँ पर, जहां पर इसे खोजा गया है। किसने? अमलानंद घोष के द्वारा। बाद में इसी खुदाई में अन्य लोगों का योगदान भी रहा है, उन पर हम बात आपके आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल आप एएन घोष कर लीजिए। यहाँ पर कुछ बच्चे कई सारे तर्क देते हैं कि सर इसकी खोज किसी और ने करी है, लेकिन फिलहाल आप करेंगे आप अमलानंद घोष। और यहाँ देखेंगे आप लोग
कि इस स्थल से क्या मिला है, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। क्या मिले, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, खेत के प्रमाण मिले आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा जो अग्निवेदियां हैं, क्या है, अग्निवेदियां, या इन्हीं को बोलते हैं हम लोग आपके हवन कुंड। क्या बोलते हैं, हवन कुंड बोलते हैं। यहीं से हवन कुंड और अग्निवेदियां मिली हैं आपके यहां से। ये बहुत आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी जुते हुए खेत आएंगे तो बताएंगे कालीबंगा, और अगर आएगा अग्निवेदियां यानी कि हवन कुंड आएंगे तो बताएंगे कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, घग्गर नदी के तट पर स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण। इसके अलावा इस सभ्यता के बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसका नाम है आपके लोथल। क्या नाम है, लोथल नामक स्थान है। लोथल इसलिए चर्चाओं में आपके क्योंकि वर्तमान समय में लोथल गुजरात में है, और गुजरात में इस नदी को खोजा गया आपके यहां पर। कहां पर, गुजरात में। गुजरात में ये स्थल आपके भोगवा नदी, कौन सी नदी, भोगवा नदी के तट पर, भोगवा नदी के तट पर ये स्थल आपके प्राप्त हुआ है। चर्चा में क्यों है इस सभ्यता का, इसका जो आपके जो स्थल का जो खोदाई में योगदान रहा है आपके, वो बहुत बड़ा योगदान रहा है आपके। जो राव साहब है हमारे, उन्होंने, राव साहब ने इसको खोजा है आपके। तो ऐसा कहा जाता है इसके बारे में यहां से कि ये स्थल इस सभ्यता का सबसे बड़ा डॉकयार्ड था। क्या था, डॉकयार्ड था। यद्यपि इस सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं गई है। डॉकयार्ड माने होता है गोदीबाड़ा। क्या होता है, गोदीबाड़ा, यानी कि आज की भाषा में अगर मैं कहूं आपकी भाषा में तो ये क्या है, ये एक सी पोर्ट है। क्या है ये एक सी पोर्ट है, यानी कि एक बंदरगाह है, सी पोर्ट है। सी पोर्ट को हमारे यहाँ बंदरगाह कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस सभ्यता का जो स्थल है लोथल, उसे क्या कहते हैं, गोदीबाड़ा, डॉकयार्ड। इसी को शॉर्ट में गोदीवी कहते हैं। क्या कहते हैं शॉर्ट में इसको गोदीवी कहते हैं। यहां से आप लोग यहां लिख लेंगे, इसे गोदीवी कहते हैं। गोदी आएगा शब्द, गोदी कौन है तो आप बता देंगे, इसको कहते हैं आपके इसे कहते हैं आपके लोथल कहते हैं। और लोथल से युगल समाधान, यहां पर कर देंगे इसको, ये आपके काम की बात थोड़ी सी, यहां से युगल समाधान, क्या बोलते हैं, युगल समाधान, यानी कि पेयर में यहां से बॉडी मिली हुई है आपके, दफनाई हुई, युगल समाधान के प्रमाण मिले। इसके अलावा यहां से हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना, यहां से स्केल मिला है। पैमाना माने स्केल होता है, आप जानते होंगे, ये भी यहां से मिला है। तो अगर आएगा युगल समाधान कहां से मिला है तो लोथल से मिला है, और हाथी दांत कहां से मिला है तो आपके यहीं से मिला है। पैमाना यानी कि स्केल मिला है, यहां से कुछ मोहरें मिली हैं। इसके अलावा यहां से चावल की भूसी के कुछ प्रमाण भी मिले, जो कि रंगपुर से मिले, जो कि गुजरात में स्थान है रंगपुर नामक, और वहां से धान की भूसी का प्रमाण मिला है। इस क्रम में आप देखेंगे स्थान है आपके एक, उसका नाम है आपके, बहुत महत्वपूर्ण स्थल है वो, और वो स्थल है आपके जहां से हमें हरियाणा के हिसार से वो स्थल मिला है आपके। क्या नाम है उसका, बनवाली, बनावली स्थल है। कौन सा, बनावली, ये रहा, बनावली कहिए या बनवाली कहिए, बनवाली नामक स्थल है। ये काफी चर्चा में रहता है आपके, और ये स्थल बहुत महत्वपूर्ण इसलिए मैंने कहा है क्योंकि ये स्थल हरियाणा के हिसार से, हरियाणा के HR माने मैंने आपका हरियाणा किया है, यहाँ पर हरियाणा के हिसार जिले से मिला है ये स्थल आपके। और यहीं से जो एक मिट्टी का जो हल मिला है, ये इसलिए ज्यादा चर्चा में क्वेश्चन आया, मिट्टी का हल कहां से मिला है हमें आपके, मैं बता देता हूं आपके लिए, एग्जाम वाली क्लास है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फिर कहूंगा इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं। आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने में आपकी बहुत कंजूसी रहती है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, GD का कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। ये टू द पॉइंट चर्चा चल रही है, ऐसे छोटे छोटे पहलुओं में चर्चा करूंगा आपसे। और हड़प्पा सभ्यता से एक क्वेश्चन एग्जाम आता रहता है, और इसको बताएंगे बनावली को, कि बनावली स्थल आपके हिसार में है, और यहीं से आपके ये मिट्टी का एक हल मिला है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा आपसे कि जो इस सभ्यता का एक स्थल है, कौन सा, धौलावीरा। धौलावीरा इसलिए खास है आपके, जो मैं चर्चा कर रहा था आपसे यहां पर, धौलावीरा पर मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं आपसे, क्योंकि धौलावीरा वो स्थल है, यहां से ये रहा, ये धौलावीरा इस सभ्यता का, यहां से बात करूंगा थोड़ा सा, ये त्रिस्तरीय, कैसा, ये त्रिस्तरीय में होता है 3 स्तरों पर, यहां से 3 स्तरीय, ये रहा त्रिस्तरीय, ये क्वेश्चन एग्जाम आएगा। त्रिस्तरीय नगरीय प्रमाण कहां से मिला है आपके, नगरीय जीवन का प्रमाण, तो आप बताएंगे ये प्रमाण केवल कहां से मिला है, धौलावीरा से मिला है। कहां से मिला है ये प्रमाण, केवल धौलावीरा से मिला है। इसको यहां देखेंगे आप लोग, मैंने एक आकृति माध्यम बताया, ये रहा धौलावीरा, यहां से धौलावीरा, ये रहा धौलावीरा। और धौलावीरा कहां पर है, गुजरात में है, और अभी अभी यूनेस्को ने इसको हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया, किसको, धौलावीरा क्षेत्र को, ये गुजरात में स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण। त्रिस्तरीय माने होता है पूर्वी नगर, पश्चिमी नगर और मध्यम नगर। पूर्वी नगर ये रहेगा आपके, पूर्वी नगर टीला, एक टीला तो ये है,
एक पश्चिमी नगर टीला, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण था, पश्चिमी नगर टीला। इसके अलावा इसमें एक और मिला है मध्यम नगर, यहां से ऐसा माना जाता है ये पूरा नगर 3 भागों में बटा हुआ था। इस प्रकार का नगर केवल धौलावीरा रहा। ये भारत में प्राप्त सबसे बड़ा स्थल भी माना जाता है धौलावीरा। इसके अलावा राखीगढ़ी जो आपके हरियाणा में मानी जाती है हमारे यहाँ, ये स्थल बड़े बड़े स्थल हैं। राखीगढ़ी हुआ, धौलावीरा हुआ, ये बड़े स्थलों में शामिल है हमारे यहाँ। और पाकिस्तान में आपका मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, ये बड़े स्थलों में शामिल है। तो आप इसको याद करके जाएंगे। 3 स्तरीय प्रमाण का मतलब होता है कि ये सभ्यता देख रहे हो आप लोग, इसके 4 दीवारी बनाई दिखाई दे रही है आपको। कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल हैं, ये स्थल इस बात का प्रमाण है कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन है, वो नगर निर्माण, टाउन प्लानिंग है, वो बेहतर और व्यवस्थित रही थी आपके। और इस सभ्यता में जो पूजा करते हैं एक श्रृंगी बैल की, एक श्रृंगी बैल की ये पूजा करते हैं आपके। किसकी करते हैं? एक श्रृंगी बैल को। इसको हम लोग एक यहाँ पे हम लोग कहते हैं इसको, यहाँ पर एक श्रृंगी बैल माना होता है जो वर्तमान समय नंदी बैल है हमारा, उसे एक श्रृंगी बैल कहते हैं। ये इसका मतलब पवित्र पशु था, बहुत बड़ा पवित्र पशु है। कौन? एक श्रृंगी बैल, ये वाला आपके यहीं से मिला है। इसके अलावा इस काल की जो लिपि है वो चित्राक्षर लिपि है। कैसी लिपि है? चित्राक्षर लिपि है, जिसे अभी तक भी पढ़ा नहीं गया है। ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पढ़ी नहीं गई है आपके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। इस लिपि को पिक्टोग्राफी कहते हैं। इस लिपि को पिक्टोग्राफी कहते हैं। इसको आप लोग यहाँ नोट डाउन कर लें, क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ, इसी लिपि को कहते हैं पिक्टोग्राफ। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इस लिपि में करीब 64 करीब वर्ण भी मिले, ऐसी मान्यता रही है यहाँ पे। और इस सभ्यता के लोग बाहर से व्यापार करते थे, अंदर से व्यापार करते थे। हमारे यहाँ पर कोलार से इन लोगों ने सोने का व्यापार किया। कोलार से सोना मंगाते थे ये लोग आपके उस समय। और ये लोग जो तांबा मंगाते थे, यहाँ पर तांबा का जो हमारे आता था आपके, वो खेतड़ी यानी कि राजस्थान से, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से अगर आएगा आपके कि तांबा कहां से आया है तो ये बता देंगे आपको तांबा कहां से आया है। और अगर आएगा आपके और सोना कहां से आया आपके, तो वो बता देंगे आपके यहाँ से। जैसे आपको पूछेगा यहाँ पर, अगर सोना आएगा तो आपके यहाँ मारेंगे कोलार क्षेत्र, मारेंगे यहाँ से कोलार। और अगर आएगा तांबा तो मारेंगे आपको खेतड़ी, आपके खेतड़ी, ये खेतड़ी लिख देंगे यहाँ पे। ये रहा, ये तांबा है यहाँ से। और शीशा जैसे आइटम बहुत सारे बाहर से मंगाए गए। खेतड़ी आपके राजस्थान में स्थान है, स्थान ये वाला। कोलार आपके कर्नाटक में है, ये खान है कोलार की, ये आपके राजस्थान में स्थित खेतड़ी। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारा माल बाहर से मंगाया, जैसे बहुत महत्वपूर्ण है लाजवर्द मणि। कौन सा? लाजवर्द मणि, ये वाला लाजवर्द मणि, ये वाली इन्होंने बदख्शां से मंगाई। एक बहुत महत्वपूर्ण, अलग से लिख रहा हूं इसको, बदख्शां। ये आपके अफगानिस्तान में स्थित स्थान है। कहां पर है? ये अफगानिस्तान में है। यहां से इन्होंने मणि को मंगाया। ये मणि इस प्रकार की थी, अगर एक बार पहन ली जाए तो बहुत बड़े क्षेत्र में प्रकाश करती थी। इसे नगीना कहते हैं। लाजवर्द मणि है ये कहां से मिली है? बदख्शां से मिली, जो कि अफगानिस्तान में स्थान है। कौन सा? बदख्शां नाम का स्थान है। और लाजवर्द एक मणि है। बहुत सारी चीजें यहां से मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पुनः आपसे एक अन्य वीडियो में चर्चा करूंगा। इस वीडियो में लगातार बने रहेंगे। जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो जान लेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। लाइक शेयर जरूर करेंगे आपके, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 करा दिया है। एक पहला चैप्टर में आपके इसके भारत और पड़ोसी देशों में चर्चा कर चुका हूं। ऐसा एक अन्य वीडियो फिर लेकर आ रहा हूं आपके लिए। इस चैनल पर लगातार बने रहेंगे। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आप ख्याल रखते हैं। मैं आपके लिए टीम वर्क में काम कर रहा हूं। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जिन्होंने हिंदी इंग्लिश में लेना है वो एक बार ले लेंगे, और दोनों पढ़ना चाहते हैं वो दोनों पढ़ सकते हैं। ये 60 दिन वाली क्लास है, ये एग्जाम वाली क्लास है। इसलिए लगातार इस चैनल को सहयोग करिए। मैं आपका सहयोग करता हूं, इसलिए आपको मंजिल तक पहुंचना है। आप लोग सब लोग ध्यान रखिए कि इस चैनल बने रहना है। आप सबको प्रणाम, नमस्कार।